हार्ट ऑफ द ओशन भाग 41। गार्डन में आकांक्षा ब्लैक कलर की लोअर और टी शर्ट पहनकर खड़ी थी। उसका चेहरा काफी खतरनाक दिख रहा था। उसने फुर्ती से अपना हाथ उठाया और सामने वाले शख्स पर हमला कर दिया। जैसे ही वो झुकने लगा, आकांक्षा ने हवा में उछलकर एक पैर उसके पेट में दे मारा, जिससे वो दूर जा गिरा। वो इंसान गुस्से में उठा और आकांक्षा की तरफ झपटा। उसने पंच मारने के लिए हाथ उठाया तो आकांक्षा ने इतनी स्मूथ बैकफ्लिप ली कि कोई प्रोफेशनल भी दंग रह जाए। फिर उसने घूमकर सीधे उसके सिर पर वार किया और वो आदमी धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। आकांक्षा ने माथे से पसीना पोंछा और अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, मिस्टर हैंडसम, उठ जाइए। विपिन अपनी कमर पकड़कर दर्द से कराहते हुए बोला, मैडम, मैं उठ जाऊंगा। लक्ष्य और श्लोक अभी भी हैरानी से मुंह खोले खड़े थे। जैसे ही विपिन की नजर उन दोनों पर पड़ी, वो अपनी पीठ सीधी करके खड़ा हो गया। उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि वो श्लोक की गैंग का इतना बड़ा फाइटर होकर अपने बॉस की पत्नी से मार खा गया। और उससे भी बुरी बात यह थी कि बॉस ने यह सब देख लिया था। आकांक्षा ने जैसे ही लक्ष्य और श्लोक को देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो नजरें चुराकर भागने ही वाली थीं कि सामने एक परछाई खड़ी हो गई। उसने आंखें बंद की और बुदबुदाई, अब तो तू गई अक्षु। सिर उठाया तो सामने श्लोक उसे घूर रहा था। आकांक्षा ने सारे दांत दिखाकर हंसते हुए कहा, डॉक्टर साहब, आप तो ऑफिस गए थे ना? श्लोक ने हाथ बांधे और कहा, हां, पर मुझे याद आया कि मुझे मिस अग्निहोत्री की फाइट देखनी थी। आकांक्षा का मन किया कि कहीं जाकर छुप जाए। पिछले 7 दिनों से वो श्लोक के सामने तो बहाने बनाती थी, पर उसके जाते ही दिन भर जी तोड़ प्रैक्टिस करती थी। दरअसल संजय जी के यहां रहते वक्त वकील साहब को उसकी चिंता थी, इसलिए उन्होंने गुप्त रूप से एक ट्रेनर भेजा था जिसने आकांक्षा को फाइटिंग स्किल्स के साथ गन शूटिंग भी सिखाई थी। संजय और राधा के दिए इंजेक्शनों के कारण वो अक्सर कमजोर रहती थी, इसलिए चाहकर भी उनसे लड़ नहीं पाती थी। ऊपर से वो उन्हें अपना परिवार मानती थी, इसलिए उनकी हर ज्यादती सह लेती थी। वो ख्यालों में थी कि तभी लक्ष्य की आवाज आई, मेरी प्रिंसेस, तू तो वॉरियर निकली। अरे क्या धोया है तूने इसको? लक्ष्य ने मजाक में विपिन को मुक्का मारा। तभी विपिन को महसूस हुआ कि बॉस उसे खूंखार नजरों से देख रहे हैं। श्लोक विपिन की क्लास लगाने ही वाला था कि आकांक्षा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अच्छा हुआ आप आ गए, चलिए दोपहर का खाना मेरे साथ खाइए। वो उसे खींचकर अंदर ले गई। विपिन ने शुक्रगुजार होकर उसे देखा। श्लोक भी समझ रहा था कि वो विपिन को उसके गुस्से से बचा रही है। थोड़ी देर बाद आकांक्षा फ्रेश होकर नीचे आई। उसने नेवी ब्लू कलर का प्लाजो सूट पहना था और अपने लंबे बालों की चोटी गूंथ रही थी। कानों में प्यारे से झुमके उसे किसी तितली जैसा खूबसूरत बना रहे थे। कोई कह ही नहीं सकता था कि अभी कुछ देर पहले उसने 6 फुट के आदमी को धूल चटाई थी। टेबल पर बैठते ही आकांक्षा ने कहा, मिस्टर हैंडसम, आप भी बैठिए। श्लोक ने एक नजर विपिन को देखा और चबाते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम अभी ऑफिस जाकर मेरा इंतजार करो। विपिन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। श्लोक ने दोबारा कहा, क्या तुम जाना नहीं चाहते? विपिन वहां से हवा की तरह गायब हो गया। आकांक्षा ने मुंह फुलाकर कहा, आप हमेशा मिस्टर हैंडसम को क्यों डराते हैं? श्लोक ने घूर कर कहा, बस एक बार फिर से मिस्टर हैंडसम कहो। आकांक्षा जूस पीते हुए शरारत से बोली, मिस्टर हैंडसम। तभी श्लोक ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया। दोनों के चेहरे इतने पास थे कि सांसें आपस में टकरा रही थीं। लक्ष्य किसी फोन कॉल के कारण बाहर गया हुआ था। श्लोक ने आंखों में आंखें डालकर कहा, फिर से कहो। आकांक्षा की आवाज गले में ही फंस गई। जैसे ही उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, श्लोक ने तुरंत अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। वो एक बेहद हल्की और नाजुक किस थी, जैसे कोई पंख छूकर गुजरा हो। आकांक्षा सुन खड़ी रही।
तभी लक्ष्य की आवाज आई, प्रिंसेस, ऐसे क्यों बैठी हो? आकांक्षा ने आंखें खोलीं तो देखा श्लोक शांति से खाना खा रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने मन ही मन सोचा, क्या मैं सपना देख रही थी? पर होठों पर वो गर्माहट कैसी थी? वो कंफ्यूज होकर खाना खाने लगी, पर उसने गौर नहीं किया कि श्लोक नीचे मुंह करके धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। तो क्या करेगा अब श्लोक? आकांक्षा अचानक इतनी कड़ी मेहनत क्यों कर रही है? जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन, द डेल। हार्ट ऑफ द ओशन, भाग 42। खाना हो जाने के बाद श्लोक और लक्ष्य वापस जाने लगे। वे दोनों गेट तक ही पहुंचे थे कि श्लोक ने लक्ष्य से कहा, तू बाहर जा, मैं अभी आता हूं। लक्ष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, अपनी वाइफ को अच्छे से गुड बाय कहना होगा ना। ये कहते हुए वो बाहर चला गया। श्लोक अंदर आया। आकांक्षा वहीं खड़ी कुछ सोच रही थी। श्लोक उसके पास आया और बोला, अभी मैंने कुछ नहीं कहा, पर याद रखना, तुम्हें मुझे रात को एक्सप्लेनेशन देना है। ये कहते हुए उसने आकांक्षा के गाल पर किस किया और उसका सिर थपथपाते हुए बाहर चला गया। आकांक्षा हैरानी से उसे देख रही थी। उसने मन में कहा, मुझे लगा ये भूल गए। अक्षु, क्या तू यहां से भाग सकती है? फिर अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोली, कहां भागेगी? तेरे पास तो कोई जगह ही नहीं है। वो सोफे पर बैठकर टॉम एंड जेरी देखने लगी। उसने खुद से कहा, देखा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो थोड़ा डांट ही देंगे। अग्निहोत्री कॉरपोरेशन। कैबिन में सन्नाटा था। तभी श्लोक की कड़क आवाज आई, क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं है बताने को? विपिन सिर झुकाए खड़ा था। बॉस, मैं बताना चाहता था पर मैम का ऑर्डर था। लक्ष्य हंसते हुए बोला, क्या बात है, लगता है मेरी बहन तुम्हारी अगली बॉस बनने वाली है। श्लोक ने उसे घूर कर देखा। तुझे नहीं लगता मामला सीरियस है? चुप बैठ जा। लक्ष्य चुप हो गया। विपिन ने आगे बताया, बॉस, 6 दिन पहले जब हम जॉगिंग कर रहे थे तो मैम ने मुझसे कहा कि वो आपके ऑफिस जाने के बाद ट्रेनिंग करना चाहती हैं। पहले तो मुझे अजीब लगा, पर जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की तो मैं खुद हैरान रह गया। मैम मार्शल आर्ट्स और कराटे में एक्सपर्ट हैं। उनकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं। कुछ ही दिनों में वो अपने पुराने फॉर्म में आ गई थीं। आज पहली बार मैंने उनके साथ फाइट की थी। श्लोक ने लक्ष्य की तरफ देखा। देख ले, तेरी बहन कैसी हरकतें कर रही है। लक्ष्य ने मुंह बनाया। उसने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया। श्लोक ने गुस्से में कहा, मैं उसकी ट्रेनिंग के लिए रोज सुबह 5 बजे उठ रहा था ताकि उसे अकेला ना लगे, और वो पूरा टाइम मुझे परेशान करती रही। उसने एक दिन भी ढंग से ट्रेनिंग या जॉगिंग नहीं की। वो मेरी एक बात नहीं मानती थी, और आज पता चल रहा है कि मैडम को सब पहले से आता है। लक्ष्य हंसते हुए बोला, भाई, ये तेरी गलती है। तू उसके साथ रहता है, फिर भी तुझे पता नहीं चला। श्लोक ने एक लंबी आह भरी और विपिन से पूछा, उसकी ट्रेनिंग जारी रखो और बताओ उसे और क्या आता है। विपिन ने हिचकिचाते हुए कहा, सर, मैम को गन शूटिंग भी आती है। लक्ष्य सोफे से गिरते गिरते बचा। क्या उसे गन शूटिंग आती है? फिर गंभीर होकर बोला, भाई, अब तो पक्का भगवान ने वो पीस तेरे लिए ही बनाया है। पर सवाल ये है कि वो इन सब में इतनी सीरियस क्यों हो गई है? उस वक्त उसका चेहरा देखा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी पर अपना गुस्सा निकालना चाहती हो। श्लोक ने सहमति जताई। हाँ, शुरू में वो बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी। फिर अचानक 6 दिनों में ऐसा क्या बदल गया? 6 दिन पहले घर पर आकांक्षा टीवी देख रही थी और बार बार चैनल बदल गई थी। तभी न्यूज में एक जाना पहचाना चेहरा दिखा और उसके हाथ ठिठक गए।
एक आलीशान विला के सामने न्यूज रिपोर्टर्स की भीड़ थी। स्क्रीन पर एक बिल्डिंग दिखाई गई जिस पर बड़े अक्षरों में अरोड़ा कॉरपोरेशन लिखा था। ये नाम पढ़ते ही आकांक्षा की आंखों में गुस्से के आंसू आ गए। न्यूज में 2 लोग बिल्डिंग के बाहर खड़े थे, एक बूढ़ा आदमी और दूसरा जवान। रिपोर्टर ने पूछा, मिस्टर संजय, ये आपके दोस्त की कंपनी थी और अब ये आपके नाम है, क्या कहेंगे? संजय जी ने घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहा, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, भाई जैसा। अगर वो मेरी मदद न करता तो आज मैं यहां ना होता। तभी प्रशांत ने संजय के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अंकल दुखी हैं, आप लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। तभी एक रिपोर्टर ने पूछा, संजय जी, हम ये जानना चाहते हैं कि इस कंपनी के असली मालिक महेश राठी की बेटी आकांक्षा राठी कहाँ है? सुना है आपने उसे घर में कैद कर रखा है। संजय के चेहरे का रंग उड़ गया। प्रशांत ने आगे आकर झूठ बोला, जो आपने सुना है वो गलत है। आकांक्षा काफी समय से एक बड़ी बीमारी से जूझ रही थी और कुछ समय पहले उसकी मौत हो चुकी है। ये रही मेडिकल रिपोर्ट। रिपोर्ट में लिखा था कि सदमे के कारण वो बीमार थी और उसकी मौत हो गई। संजय जी रोने का नाटक करते हुए बोले, वो मेरी बेटी जैसी थी, जाते जाते वो सब मेरे नाम कर गई। एक रिपोर्टर ने तीखा सवाल किया, तो आपने नाम क्यों बदला? इसे राठी कॉरपोरेशन क्यों नहीं रहने दिया? संजय ने मुट्ठी भींच कर सोचा, इस साले को ऐसे सवाल पूछने की क्या जरूरत है? बाप बेटी मर गए पर अपनी छाप छोड़ गए। पर कैमरे के सामने वो रोते हुए बोले, ये आकांक्षा का ही फैसला था कि मेरा नाम हो। प्रशांत से जब उसके और आकांक्षा के प्यार के बारे में पूछा गया तो उसने बड़ी सफाई से कहा कि वो सिर्फ देखभाल थी, प्यार नहीं। आकांक्षा ने टीवी बंद कर दिया। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद हो चुका था। वो कमरे में गई और अपनी उस पेंटिंग को देखने लगी जिसमें उसके मम्मी पापा थे। उसने रोते हुए कहा, उस इंसान ने हमारा सब छीन लिया मम्मी। अब मैं उससे उसका सब छीन कर रहूंगी और आप दोनों की मौत का बदला भी लूंगी। उसने अपने आंसू पोंछे और दृढ़ता से कहा, संजय और प्रशांत, ये आखिरी आंसू हैं जो तुम्हारे कारण बहे हैं। अब सिर्फ तुम्हारा विनाश होगा। तो क्या करने वाली है आकांक्षा? क्या श्लोक इस बदले की आग में आकांक्षा का साथ देगा? जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन। हार्ट ऑफ द ओशन भाग 43। शाम को जब श्लोक घर आया तो उसके साथ लक्ष्य भी था। जैसे ही दोनों ने घर में कदम रखा, श्लोक के चेहरे पर एक कुदरती मुस्कुराहट आ गई। लक्ष्य ने यह नोटिस कर लिया और चुटकी लेते हुए बोला, क्या बात है भाई, अभी तो तू घर के अंदर भी नहीं गया और तेरे होंठ अपने आप ऊपर हो रहे हैं। मेरी बहन का जादू ही कुछ ऐसा है। तभी लक्ष्य को अंदर से गुनगुनाने की आवाज आई। वो कुछ कहने ही वाला था कि श्लोक ने उसे चुप रहने का इशारा किया। लिविंग रूम से उन्होंने किचन की तरफ देखा। आकांक्षा लाल रंग की फ्रॉक और सफेद एप्रन पहने काउंटर के पास खड़ी थी। उसने अपने बालों का एक मैसी बन बनाया था और वो गाना गाते हुए खाना बना रही थी। लक्ष्य ने उस नजारे को देखकर कहा, अब समझा मैं कि मेरे डॉक्टर साहब के चेहरे पर यह मुस्कुराहट क्यों है। लक्ष्य के मुंह से अपने लिए डॉक्टर साहब सुनकर श्लोक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने उसे घूर कर देखा और चेतावनी दी, खबरदार जो ये शब्द फिर से कहा। तुझे अच्छे से पता है कि मुझे कोई डॉक्टर कहे ये मुझे पसंद नहीं। लक्ष्य ने मुंह बनाया, अच्छा, आकांक्षा तो तुझे रोज यही कहती है। अचानक श्लोक के मुंह से निकला, उसकी बात अलग है। लक्ष्य मुस्कुराने लगा। वे दोनों वहीं खड़े होकर आकांक्षा का गाना सुनने लगे और किचन से आ रही खाने की खुशबू का आनंद लेने लगे। आकांक्षा भावुक होकर गा रही थी, तेनू समझावा की ना, तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा। मेरे दिल ने चुन लिया वे, तेरे दिल दियां राहां, वे बड़ा पछताइयां अखां नाल तेरे जोड़ के।
आखिरी लाइन गाते समय आकांक्षा की आंखों में आंसू आ गए। उसे प्रशांत का चेहरा याद आ गया। कैसे वो उसकी झूठी केयर करता था। उसे क्या पता था कि वो सब एक छलावा था जो जर्मनी वाले हादसे के दिन खत्म हो गया। उस पुराने घाव को याद करते ही उसने अपना हाथ पेट पर रख लिया। तभी उसे अपने ऊपर एक गर्माहट महसूस हुई। उसने आंखें बंद की और उस एहसास को महसूस करने लगी। एक आंसू उसकी आंखों से बहकर उस हाथ पर गिरा जिसने उसे थाम रखा था। श्लोक, जो आराम से गाना सुन रहा था, उसे महसूस हुआ कि आकांक्षा की आवाज में आज एक चुभने वाला दर्द था। वो तुरंत किचन में गया और पीछे से आकांक्षा को चुपचाप गले लगा लिया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस अपनी छुअन से उसे ये यकीन दिलाना चाहता था कि वो उसके पास है। पर जैसे ही आकांक्षा का आंसू श्लोक के हाथ पर गिरा, उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल में छेद कर दिया हो। उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। वो हर उस इंसान को जिंदा कब्र में डाल देना चाहता था जिसने उसकी वाइफी को रुलाया था। थोड़ी देर बाद उसने आकांक्षा को अपनी तरफ घुमाया और माहौल हल्का करने के लिए कहा, आज तो पक्का खाने में नमक ज्यादा होगा। आकांक्षा ने उलझन में पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने तो सब अच्छे से बनाया है। श्लोक में चुटकी ली, अरे तुम इतने मोटे मोटे आंसू गिराओगी तो खाना तो खारा होगा ही ना। आकांक्षा ने श्लोक को घूर कर देखा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? रुकिए अभी। ये कहते हुए वो हाथ में पकड़ा चाकू लेकर श्लोक के पीछे भागी। श्लोक ने उसे आंख मारी और वहां से भाग निकला। अब आकांक्षा और गुस्सा हो गई और पूरे घर में उसके पीछे दौड़ने लगी। आकांक्षा का चिल्लाना और श्लोक का हंसना घर के हर कोने में गूंज रहा था। लक्ष्य कमरे से बाहर आया और अपने फोन से उनकी वीडियो बनाने लगा। भागते भागते दोनों कमरे में आ गए। श्लोक बेड की एक तरफ खड़ा था और आकांक्षा दूसरी तरफ। श्लोक ने उंगली के इशारे से उसे पास बुलाया। आकांक्षा चिढ़कर उसकी तरफ झपटी, पर इस बार श्लोक अपनी जगह से नहीं हिला। तभी आकांक्षा का पैर कारपेट में फंस गया और वो श्लोक के साथ बेड पर गिर पड़ी। आकांक्षा श्लोक के ऊपर थी और उसे गुस्से में देख रही थी। श्लोक ने उसके बिखरे बाल ठीक किए और शरारत से बोला, अच्छा ठीक है, मैं वो ज्यादा नमक वाला खाना खा लूंगा। आखिर तुमने उसमें अपने आंसू डालकर हमारा नमक बचाया है। ये कहकर वो फिर हंसने लगा। आकांक्षा ने जब उसे हंसते देखा तो गुस्से में श्लोक के होठों पर जोर से काट लिया। श्लोक सन्न रह गया। जैसे ही उसे मुंह में खून का स्वाद महसूस हुआ, उसने पलक झपकते ही आकांक्षा को पलटकर अपने नीचे ले लिया और अपनी गहरी आंखों से उसे देखने लगा। तो क्या करेगा अब श्लोक? क्या वो आकांक्षा को उसके इस बदले का स्वाद चखाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन, द डेविल। हार्ट ऑफ द ओशन, भाग 44। श्लोक के होंठों पर अभी भी थोड़ा सा खून लगा था। इस समय वो किसी ऐसे वैम्पायर जैसा लग रहा था जिसके सामने उसका शिकार खड़ा हो। उसने आकांक्षा की आंखों में देखा और कहा, इसका मतलब मैं सही था, तुम एक चूहा ही हो। आकांक्षा, जो अभी अपने किए पर पछता रही थी, उसने श्लोक को घूर कर देखा और बोली, आपने फिर से मुझे चूहा कहा? मैं अगर चूहा हूं तो आप बेशर्म और ठरकी हैं। उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। श्लोक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा, तो अगर तुम चूहा नहीं हो तो तुमने मुझे क्यों काटा? आकांक्षा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। श्लोक ने अपने एक हाथ से उसका चेहरा पकड़ा और बोला, टाइम टू रिवेंज। ये कहते हुए वो उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा। आकांक्षा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। श्लोक ने उसका घबराया हुआ चेहरा देखा और धीरे से उसके होठों पर एक लाइट किस कर दी। आकांक्षा को जब कोई दर्द महसूस नहीं हुआ तो उसने आंखें खोली। उसे वही गर्माहट महसूस हुई
जो सुबह महसूस हुई थी। उसने मुंह बनाकर श्लोक को देखा। आप आप बहुत बुरे हैं। श्लोक ने अपनी भौहें ऊपर की। वो कैसे? आकांक्षा मासूमियत से बोली, आपने मुझे सुबह भी किस किया और अभी भी। श्लोक जोर जोर से हंसने लगा। वो आकांक्षा के बगल में लेट गया और कहने लगा, तो तुम्हें ये किस लगती है? आकांक्षा उठकर बैठ गई और बोली, तो क्या, मैंने फिल्मों में देखा है, ऐसे ही होता है। श्लोक को उसकी क्यूटनेस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया और कहा, लगता है तुमने बच्चों वाली फिल्में देखी हैं। वैसे भी तुम तो कार्टून देखती हो। आकांक्षा ने विरोध किया। डॉक्टर साहब, जाने दीजिए, अब बहुत हो गया। श्लोक ने उसकी कमर को और कसकर पकड़ते हुए कहा, नहीं, और वापस उसे अपने नीचे ले लिया। आकांक्षा के बाल पूरे बेड पर बिखर गए थे। श्लोक की नजर आकांक्षा के माथे पर गई, जहां कुछ लाल रंग लगा था। उसने अपना हाथ वहां रखा तो वो रंग उसकी उंगलियों पर आ गया। वो कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने मन ही मन कहा, मुझे लगा तुमने अभी तक इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया है, पर यह सिंदूर बता रहा है कि तुम भी इस शादी को मानती हो। आकांक्षा ने श्लोक को ख्यालों में खोया देखा तो कहा, डॉक्टर साहब, जाने दीजिए। श्लोक उसके चेहरे की तरफ झुका और बोला, ऐसे कैसे? डॉक्टर साहब को तुम्हें एक सबक सिखाना है, तो शुरू करते हैं। उसने अपनी 2 उंगलियों से आकांक्षा के गाल को पकड़ा और उसके कान के पास फुसफुसाया, जस्ट ब्रीथ थ्रू योर नोज। ठीक है। उसने अपने होंठ आकांक्षा के होठों पर रख दिए और उन्हें कोमलता से चूमने लगा। आकांक्षा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, पर उसने श्लोक की शर्ट अपनी दोनों मुट्ठियों में कस ली। श्लोक एक हाथ से उसके बालों को सहला रहा था। उसने धीरे से आकांक्षा के गालों को दबाया, जिससे उसका मुंह खुल गया। वो महसूस कर सकता था कि आकांक्षा का दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। वो जितना कोमल हो सकता था, उतनी ही नजाकत से उसे चूम रहा था। वो उनकी इस फर्स्ट किस को यादगार बनाना चाहता था। धीरे धीरे वो पल और भी गहरा और जुनूनी होता चला गया। जब श्लोक को लगा कि आकांक्षा को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वो अलग हुआ। उसने अपना माथा उसके माथे से टिकाते हुए कहा, दैट्स व्हाट वी कॉल अ किस, आवर फर्स्ट किस। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। आकांक्षा का पूरा चेहरा लाल हो चुका था और वो तेजी से सांसें ले रही थी। वो उठी और अपने कपड़े ठीक करके बाहर जाने लगी, पर दरवाजे पर पहुंचकर ठिठक गई। उसे बाहर जाने में शर्म आ रही थी, पर भूख भी लगी थी। आखिरकार भूख से हार कर वो नीचे चली गई। डाइनिंग टेबल पर खाना लग चुका था। उसने खुद को सामान्य किया और श्लोक को तिरछी नजरों से देखा। उसने सोचा, इस आदमी के चेहरे पर कभी कोई भाव क्यों नहीं आते? इन्होंने अभी मेरे साथ नहीं, मुझे नहीं सोचना। लक्ष्य ने पूछा, प्रिंसेस, क्या कर रही हो? देखो तुमने प्लेट में क्या लिया है। आकांक्षा ने देखा तो उसकी प्लेट में व्हाइट सॉस पास्ता था। लक्ष्य मुस्कुराया, क्या तुम्हें भी अब ये पसंद है? लगता है श्लोक का टेस्ट तुम्हें काफी पसंद आने लगा है। लक्ष्य की बात सुनकर आकांक्षा को फिर से वो किस याद आ गई। श्लोक भी समझ गया कि वो क्या सोच रही है। उसने उसकी प्लेट बदली और उसे मलाई कोफ्ता परोस दिया। खाना खाने के बाद आकांक्षा तुरंत अपने कमरे में चली गई। श्लोक जब कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि आकांक्षा बालकनी में पेंटिंग बना रही है। उसने उसे डिस्टर्ब नहीं किया और नीचे बार काउंटर पर आ गया, जहां लक्ष्य पहले से बैठा था। लक्ष्य ने उसे ड्रिंक दी और कहा, मुझे याद नहीं कि तू आखिरी बार इतना खुश कब था।
श्लोक के चेहरे का सुकून एक पल के लिए ओझल हुआ। पापा के जाने के बाद वो 6 सालों तक ठीक से मुस्कुराया भी नहीं था। उसने ड्रिंक का घूंट लिया और कहा, शायद डैड ने ही उसे मेरे लिए भेजा है। जब से वो लाइफ में आई है, खुशियां लौट आई हैं। लक्ष्य ने गर्व से कहा, मुझे मेरी बहन पर नाज है। उसने एक पत्थर दिल इंसान को हंसना सिखा दिया। फिर श्लोक गंभीर होकर बोला, हमें उसे कल हॉस्पिटल ले जाना होगा। लक्ष्य ने सहमति में सिर हिलाया और आकांक्षा के कमरे की तरफ चला गया। उसने देखा कि पीले रंग के सूट में सजी आकांक्षा तन्मयता से पेंटिंग कर रही थी। पेंटिंग में आसमान से फूलों की बारिश हो रही थी और तितलियों के बीच एक छोटी परी थी जिसका पैर एक बेल से बंधा हुआ था। वो उड़ना चाहती थी पर कैद थी। लक्ष्य उस पेंटिंग की गहराई समझ गया। उसने पास बैठकर धीरे से कहा, प्रिंसेस, क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं? आकांक्षा ने मुस्कुराकर हां में सिर हिला दिया। लक्ष्य ने एक कागज पर 2 आड़ी तिरछी आकृतियां बनाई, एक बड़ा लड़का और एक छोटी लड़की। आकांक्षा ने उत्साहित होकर कहा, भाई, ये हम दोनों हैं ना? लक्ष्य ने पेंसिल नीचे रखी और गहरी सांस लेते हुए कहा, हां। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुन। हम कल हॉस्पिटल जाने वाले हैं। तो क्या लक्ष्य बता पाएगा आकांक्षा को उसकी बीमारी का सच? क्या आकांक्षा अपनी सेहत और अतीत के जख्मों से लड़ पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन। हार्ट ऑफ द ओशन, भाग 45। आकांक्षा ने चिंता में लक्ष्य की तरफ देखा और कहा, हॉस्पिटल क्यों भाई? क्या किसी की तबीयत खराब है? आपकी या फिर डॉक्टर साहब की? ये कहते हुए वो घबराकर बाहर जाने लगी थी। लक्ष्य ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, प्रिंसेस, बैठो। आकांक्षा शांति से बैठ गई। लक्ष्य ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल उसे दिखाते हुए कहा, इसमें तुम्हारे ब्लड सैंपल की रिपोर्ट है। आकांक्षा का हाथ एक पल के लिए कांप उठा। उसने अपनी डरी हुई आंखों से लक्ष्य को देखा। लक्ष्य ने गहरी सांस ली और कहा, तुम जानती हो ना, तुम्हें कई सालों से कोई दवाई दी जा रही थी। आकांक्षा खामोश रही। लक्ष्य ने आगे कहा, वो एक तरह का ड्रग था जिससे तुम्हारी बॉडी बुरी तरह प्रभावित हुई है। आकांक्षा, हम तुम्हें दिखाने हॉस्पिटल जा रहे हैं। आकांक्षा झटके से खड़ी हुई और चिल्लाने लगी, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगी। ये कहते हुए वो दौड़कर कमरे के बाहर निकल गई। श्लोक बाहर ही खड़ा था और उन दोनों की बात खत्म होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने आकांक्षा को इस तरह भागते देखा, उसने उसे पीछे से पकड़ लिया। आकांक्षा पैनिक होते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। श्लोक ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, आकांक्षा, आकांक्षा। उसकी आवाज सुनकर वो एकदम शांत हो गई। श्लोक उसे कमरे में ले गया और बेड पर बैठाकर उसके सामने बैठ गया। उसने कोमलता से कहा, ऊपर देखो आकांक्षा, मेरी आंखों में देखो। आकांक्षा ने सिर उठाकर श्लोक की आंखों में देखा। एक पल में ही उसका सारा डर काफुर हो गया। श्लोक का हाथ अभी भी उसके हाथों में था। आकांक्षा के हाथों का कंपन थम गया। श्लोक ने कहा, प्लीज मान जाओ। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा भाई और मैं तुम्हें खो दें? बात इतनी गंभीर नहीं है, बस एक बार चेकअप के लिए जाना है। आकांक्षा ने लक्ष्य की तरफ देखा और उसके गले लगकर रोते हुए कहने लगी, मैं भाई को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, बस मुझे उनसे दूर मत करना। लक्ष्य ने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे बेड पर लिटा दिया। वो उसे तब तक सहलाता रहा जब तक वो गहरी नींद में नहीं चली गई। फिर दोनों ने उसे अच्छे से कंबल ओढ़ाया और बाहर आ गए। श्लोक ने अपने माथे को सहलाते हुए कहा, उसे देखकर समझ आ रहा है कि उसे अपनी कंडीशन के बारे में पता है
और शायद उसने मन में ये वहम बना लिया है कि उसे कोई लाइलाज बीमारी है, इसीलिए वो अस्पताल के नाम से डरती है। लक्ष्य ध्यान से श्लोक की बातें सुन रहा था। श्लोक एक इनक्रेडिबल डॉक्टर था। मरीज को देखकर ही उसके मन की बात समझ जाता था। पर यह दुख की बात थी कि अब वो उस प्रोफेशन को सिर्फ दूर से देख सकता था। लक्ष्य ने कहा, जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आएगी हम कुछ नहीं कह सकते, पर मुझे लगता है कि समय रहते इलाज शुरू हुआ तो सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह जब श्लोक की नींद खुली तो उसने देखा कि बेड का दूसरा हिस्सा खाली है। घड़ी में सुबह के 5:30 बज रहे थे। वो उठा और उसे ढूंढने लगा। बालकनी से देखा तो आकांक्षा गार्डन में मैट बिछाकर योगा कर रही थी। उसके बाल घास पर फैले थे और हवा के झोंके उन्हें छू कर गुजर रहे थे। आकांक्षा आंखें बंद किए मेडिटेशन कर रही थी। श्लोक ने अपना फोन देखा। लक्ष्य का मैसेज था कि उसे रात में ही एक इमरजेंसी केस के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ा। उसने श्लोक से कहा था कि वो खुद आकांक्षा को लेकर अस्पताल पहुंचे। श्लोक तैयार होकर गार्डन में आ गया। आकांक्षा एक पैर पर संतुलन बनाकर योगा कर रही थी। तभी उसका बैलेंस बिगड़ा और वो गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसे कमर से थाम लिया। ऊपर देखा तो सामने श्लोक था। उगते सूरज की किरणें दोनों के चेहरों पर चमक रही थीं। श्लोक ने उसे सीधा खड़ा किया और पूछा, आज विपिन नहीं आया? आकांक्षा वार्म अप करते हुए बोली, मिस्टर हैंडसम नहीं आने वाले, उन्हें कुछ काम था, उन्होंने मुझे कल ही बता दिया था। श्लोक ने उसे घूर कर देखा। मैंने कितनी बार कहा है कि उसे मिस्टर हैंडसम मत कहा करो। आकांक्षा ने शरारत से कहा, अरे वो हैंडसम है तो हैंडसम ही कहूंगी ना। तभी श्लोक ने उसे झटके से अपनी तरफ खींच लिया। आकांक्षा की नाक श्लोक के सीने से टकरा गई। उसने गुस्से में कहा, आह, मुझे लग गई। श्लोक ने उसे घूरते हुए कहा, तो तुम ऐसे शब्द कहती ही क्यों हो कि तुम्हें चोट लग जाए? और फिर एक झटके में उसकी कमर से पकड़कर उसे ऊपर हवा में उठा दिया। अब आकांक्षा के दोनों पैर हवा में थे और हाथ श्लोक के कंधों पर। श्लोक ने उसे जोर से गोल घुमाया और फिर नीचे खड़ा कर दिया। आकांक्षा का सिर चकराने लगा। उसने श्लोक का बाजू पकड़ा और खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराते हुए बोली, एक बार फिर से? श्लोक ने भौएं ऊपर चढ़ाई और उसे दोबारा उठाकर गोल गोल घुमाने लगा। आकांक्षा की खिलखिलाहट पूरे गार्डन में गूंज रही थी। श्लोक की लंबाई ज्यादा थी, इसलिए उसे घुमाते हुए ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ में कोई छोटी बच्ची हो। तभी श्लोक का पैर घास में फंसा और वे दोनों नीचे गिर पड़े। आकांक्षा श्लोक के ऊपर थी और अभी भी हंस रही थी। उसने श्लोक की तरफ देखा और कहा, मजा आ गया, आप तो बहुत पावरफुल निकले। श्लोक ने मुंह बनाया, सच में? तुम्हें उठाने में बहुत ताकत लग गई। तुम्हारा वजन कितना ज्यादा है? आकांक्षा ने उसके सीने पर हल्का मुक्का मारा। आपने मुझे मोटी कहा? श्लोक ने हंसी दबाते हुए कहा, मैंने नहीं, तुमने खुद को मोटी कहा। आकांक्षा सोच में पड़ गई। उसके मासूम एक्सप्रेशन देखकर श्लोक अपनी हंसी रोक नहीं पाया और ठहाका मारकर हंसने लगा। आकांक्षा टकटकी लगाकर उसका चेहरा देख रही थी। सुबह की धूप में श्लोक का चेहरा बहुत प्यारा लग रहा था। श्लोक ने धीरे से कहा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तभी आकांक्षा धीरे से बोली, आप सबसे ज्यादा हैंडसम हैं। ये कहकर वो भागने ही वाली थी कि श्लोक ने उसे कमर से पकड़कर वापस नीचे खींच लिया और पूछा, तो क्या मैं विपिन से भी ज्यादा हैंडसम हूं? आकांक्षा सोचने का नाटक करते हुए बोली, विपिन से? श्लोक चिढ़ गया, तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा है? तो क्या कहेगी आकांक्षा? अस्पताल पहुंचने के बाद क्या होगा? जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन।
हार्ट ऑफ द ओशन, भाग 46। आकांक्षा ने मुस्कुराते हुए श्लोक को देखा और कहा, लगता है आपको खुद पर ही कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मेरे बोलने या ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है। अब श्लोक के पास कोई जवाब नहीं था। आकांक्षा धीरे से वहां से उठकर जाने लगी, पर श्लोक उसे इतनी आसानी से कैसे जाने देता। उसने वापस उसे खींचकर अपने पास किया और बोला, मेरा कॉन्फिडेंस वापस लाने में तुम ही तो मेरी मदद कर सकती हो। आकांक्षा ने असमंजस में उसे देखा। श्लोक ने आगे कहा, मेरी तारीफ करो। आकांक्षा उस इंसान को देख रही थी जो खुद अपनी तारीफ करने को कह रहा था। उसने सोचते हुए कहा, आप बिल्कुल हॉलीवुड के। श्लोक उसके आगे के शब्दों का इंतजार करने लगा। आकांक्षा ने शरारत से कहा, आप हॉलीवुड के विलेन के पीछे खड़े होने वाले उसके सबॉर्डिनेट की तरह लगते हैं। ये कहते ही वो भाग गई। श्लोक अभी भी उसकी बातों को प्रोसेस कर ही रहा था कि उसे एहसास हुआ आकांक्षा जा चुकी है। वो हल्का सा मुस्कुराया और जिम चला गया। जब श्लोक कमरे में आया तो आकांक्षा अपने सूट की डोरी बांधने की कोशिश कर रही थी। उसके गीले बाल कंधे के एक तरफ थे। वो काफी परेशान दिख रही थी। उसने चिढ़ते हुए कहा, ये डोरी रह ही क्यों जाती है। एक काम करती हूं, कपड़े बदल लेती हूं। वो पीछे मुड़ने ही वाली थी कि उसे अपनी पीठ पर ठंडक का एहसास हुआ और उसके रोंगटे खड़े हो गए। आईने में उसे श्लोक का अक्स दिखाई दिया। श्लोक अपनी नजरें झुकाकर आकांक्षा की डोरी बांध रहा था। उसकी उंगलियां जैसे जैसे आकांक्षा की पीठ को छू रही थीं, उसे एक सिहरन सी हो रही थी। डोरी बांधकर श्लोक उसके कंधे की तरफ झुका और कान में फुसफुसाया, मिसेस अग्निहोत्री, ये डोरी सिर्फ मेरे लिए है। ये भी चाहती है कि मैं ही इसे बांधूं। आकांक्षा शर्म से लाल हो गई और बुत बनकर खड़ी रह गई। श्लोक ने धीरे से उसके कान पर बाइट किया और वॉशरूम चला गया। हॉस्पिटल का दृश्य। नाश्ते के बाद दोनों हॉस्पिटल पहुंचे। आकांक्षा हॉस्पिटल गाउन पहनकर खड़ी थी। उसे टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा था। उसने श्लोक का हाथ बहुत कसकर पकड़ रखा था। श्लोक ने उसका सिर सहलाया और कहा, मैं यहीं हूं। लगभग 3 घंटे बाद टेस्ट खत्म हुए। आकांक्षा काफी थक गई थी और लक्ष्य के कैबिन में बैठी थी। वहां खड़ी 2 नर्सें कब से श्लोक को घूरे जा रही थीं। श्लोक अपनी पहचान गुप्त रखता था, इसलिए लोग उसे कम ही पहचानते थे। एक नर्स ने फुसफुसाते हुए कहा, यार देख तो कितना हैंडसम है। दूसरी ने जवाब दिया, हाँ यार, मेरा तो मन ही नहीं भर रहा इसे देखकर। आकांक्षा ने उनकी बातें सुन ली थीं। उसने गुस्से से उन्हें देखा और फिर श्लोक की तरफ मुड़कर कहा, हबी, मुझे घर जाना है। श्लोक, जो लक्ष्य से इलाज डिस्कस कर रहा था, इस शब्द को सुनकर चौंक गया। फिर वो समझ गया कि आकांक्षा को जलन हो रही है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ी देर में चलते हैं वाइफी। लक्ष्य ने हंसते हुए कहा, शर्म कर लो, मैं भी यहीं हूं। आकांक्षा शर्मा गई। श्लोक ने धीरे से उसके कान में कहा, नॉट बैड, तुम्हारे मुंह से हबी बहुत अच्छा सुनाई देता है। वापसी का सफर। कार में वापस जाते समय आकांक्षा खिड़की के बाहर देख रही थी। अचानक उसने कहा, डॉक्टर साहब, अगर मैं मर गई तो। श्लोक ने झटके से उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। उसने आकांक्षा को गले लगा लिया और कहा, तुम्हें मरने की इजाजत नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें भी जीना होगा। अगर दोबारा ये शब्द बोले तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आकांक्षा मुस्कुराई। अभी तो आप कह रहे थे कि मरने नहीं देंगे, अब कह रहे हैं खुद मार देंगे। श्लोक ने उसे और कसकर थाम लिया। तुम्हें मार के मैं खुद भी मर जाऊंगा। आकांक्षा ने सुकून से अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। घर पहुंचकर श्लोक ऑफिस चला गया। आकांक्षा बालकनी में बैठकर पेंटिंग करने लगी।
जब पेंटिंग पूरी हुई तो उसने देखा कि उसने अनजाने में श्लोक और अपना पोर्ट्रेट बनाया है, जिसमें वे दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देख रहे हैं। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में डॉक्टर साहब के लिए इतना फील करने लगी हूं? अग्निहोत्री कॉरपोरेशन। श्लोक आज बहुत खराब मूड में था। वो हर डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मांग रहा था। सार्थक और कैलाश जी भी परेशान थे, क्योंकि श्लोक ने सार्थक के पैसों के हेरफेर को पकड़ लिया था। श्लोक ने सार्थक को सख्त लहजे में कहा, ये ऑफिस है, घर नहीं, अपनी लिमिट में रहो। उसने सार्थक को बिना सैलरी के 6 महीने काम करने की सजा सुनाई। शाम को श्लोक कैबिन में सिर पकड़कर बैठा था। उसे आकांक्षा की रिपोर्ट और उसकी कही मौत वाली बात की चिंता खाई जा रही थी। वो उसे खोने के ख्याल से ही कांप रहा था। तभी उसके कैबिन का दरवाजा खुला। सामने खड़े शख्स को देखते ही श्लोक हैरान होकर खड़ा हो गया। क्या आएगा आकांक्षा की रिपोर्ट में? आखिर कौन आया है श्लोक के कैबिन में? जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन द डेविल। एक सवाल, क्या आकांक्षा का ऑपरेशन होना चाहिए या सिर्फ ट्रीटमेंट से काम चल जाएगा? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अगला धमाका। कुछ दिनों बाद हमारी आकांक्षा कॉलेज में हंगामा करने जाने वाली है, तो तैयार रहिए। हार्ट ऑफ द ओशन भाग 47। वसुंधरा जी अपने घर पर आराम कर रही थीं, तभी उन्हें कैलाश जी का फोन आया। उन्होंने बताया कि श्लोक काफी परेशान दिख रहा है। ये सुनते ही वसुंधरा जी तुरंत कार लेकर उसके ऑफिस के लिए निकल गईं। जब उन्होंने श्लोक को कैबिन में इस तरह परेशान बैठा देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उनका बच्चा इतनी कम उम्र से अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। वो अंदर आईं और बिना कुछ कहे श्लोक को गले लगा लिया। श्लोक को इस समय इसी सुकून की जरूरत थी। उसने अपनी मां को कसकर पकड़ लिया। वसुंधरा जी ने ममता भरे स्वर में कहा, बेटा इतना काम क्यों कर रहा है? तू थक जाता होगा, मुझे बहुत दुख होता है। श्लोक उनसे अलग हुआ और उन्हें सोफे पर बिठाते हुए बोला, मां, मैं बिल्कुल थका नहीं हूं, आप चिंता मत कीजिए। वसुंधरा जी ने उसके चेहरे पर हाथ रखा। कैसे चिंता ना करूं, तू तो अब घर भी नहीं आता। श्लोक ने कहा, मां, मुझे अकेले रहने की आदत है, पर मैं वादा करता हूं कि आपसे मिलने जरूर आता रहूंगा। वसुंधरा जी ने मजाक में कहा, हाँ हाँ, बड़ा आया मुझसे मिलने वाला। सीधे बोलना कि बड़ी अम्मा के हाथ की खीर खाने आएगा। श्लोक के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। तभी वसुंधरा जी की नजर श्लोक के होंठ के कोने पर गई, जहां एक छोटा सा कट लगा था। उन्होंने गौर से देखते हुए पूछा, ये क्या है? ये कट कैसे लगा? श्लोक ने जैसे ही उस निशान को छुआ, उसे आकांक्षा के साथ बिताया वो किस वाला पल याद आ गया। याद आते ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट खिल गई। वसुंधरा जी आश्चर्य से उसे देख रही थीं। उनका बेटा जो सालों से नहीं हंसा था, आज मुस्कुरा रहा था। उन्होंने ज्यादा सवाल पूछना ठीक नहीं समझा और कहा, अच्छा ठीक है, आज मेरे साथ घर चल। श्लोक कुछ कहता उससे पहले ही वो उसे खींचकर कैबिन के बाहर ले गईं। उन्होंने बाहर खड़े देव से कहा, बाकी काम तुम देख लेना, श्लोक आज मेरे साथ घर जा रहा है। जैसे ही श्लोक और वसुंधरा जी घर पहुंचे, गेट पर ही बड़ी अम्मा खड़ी मिली। श्लोक उन्हें देखते ही मुस्कुराया और उनके पास चला गया। यह दुर्लभ मुस्कुराहट सिर्फ बड़ी अम्मा और आकांक्षा के लिए ही थी। बड़ी अम्मा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। मेरा बच्चा कितना दुबला हो गया है। चल अंदर आ, मैंने तेरे लिए खास खाना बनाया है। अंदर मेनका जी और कैलाश पहले से बैठे थे। श्लोक को देखकर उनके चेहरे पर नकली मुस्कुराहट आ गई। श्लोक सोफे पर बैठा ही था कि पीछे से आवाज आई, अरे तू यहां है? तो मेरी कहते कहते लक्ष्य चुप हो गया, क्योंकि श्लोक उसे गुस्से से घूर रहा था। लक्ष्य ने बात संभालते हुए कहा, मेरा मतलब तू तो इस घर के लिए ईद का चांद हो गया है।
डाइनिंग टेबल पर सब बैठे थे। बड़ी अम्मा प्यार से श्लोक को खाना परोस रही थीं, पर श्लोक का ध्यान कहीं और था। उसे बार बार आकांक्षा का परेशान चेहरा याद आ रहा था। तभी उसके कान में लक्ष्य ने फुसफुसाकर कहा, तू यहां मजे से खाना खा रहा है और मेरी प्रिंसेस वहां अकेली है। वो पहले ही अपनी रिपोर्ट को लेकर टेंशन में है। खा ले खा ले। लक्ष्य की बातें सुनकर श्लोक की भूख मर गई। वो तुरंत खड़ा हुआ और बोला, मुझे एक जरूरी काम है, मैं जा रहा हूं। वो किसी की सुने बिना वहां से निकल गया। उसके जाते ही सब लक्ष्य को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगे। लक्ष्य ने धीरे से खुद से कहा, क्या जरूरत थी इस पजेसिव हस्बैंड को उसकी वाइफ के बारे में बोलने की। अब ये सब मुझे कच्चा चबा जाएंगे। ये कहते ही वो वहां से ऐसे भागा जैसे उसके पैरों में पहिए लगे हों। श्लोक पूरी रफ्तार से कार चला रहा था। उसे पछतावा हो रहा था कि वो आकांक्षा को अकेला छोड़कर क्यों आया। उसे तो मन करता था कि वो आकांक्षा को हमेशा अपने पास बांध कर रखे। रात के 11 बजे बज रहे थे जब वो घर पहुंचा। घर में सन्नाटा था। उसने कमरे और स्टडी रूम में देखा, पर आकांक्षा कहीं नहीं थी। नीचे आने पर उसने डाइनिंग टेबल की हल्की रोशनी में आकांक्षा की परछाई देखी। वो टेबल पर सिर रखकर सो रही थी। श्लोक पास गया और कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गया। वो एक टक उसके मासूम चेहरे को देखने लगा। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे खाने पर गई, जिसे छुआ तक नहीं गया था। वो समझ गया कि आकांक्षा उसका इंतजार कर रही थी और भूखी सो गई। श्लोक को बहुत बुरा लगा। उसने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। आकांक्षा, उठो। पर वो गहरी नींद में थी। श्लोक ने उसे अपनी गोद में उठाया और कमरे की ओर बढ़ गया। उसने उसे बड़े प्यार से बेड पर लिटाया और खुद उसके बगल में बैठ गया। तो क्यों खुश था लक्ष्य? क्या आया होगा आकांक्षा की मेडिकल रिपोर्ट में? क्या होगा जब आकांक्षा सुबह श्लोक को अपने पास पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन, द डेविल। हार्ट ऑफ द ओशन, भाग 48। श्लोक ने सोते हुए आकांक्षा की तरफ देखा और उसे कंबल उड़ाते हुए धीरे से कहा, सॉरी, आज थोड़ा लेट हो गया। उसने उसके माथे पर एक प्यार भरी किस की और बालकनी की तरफ चला गया। पीली रोशनी में वहां रखी आकांक्षा की पेंटिंग्स और भी सुंदर दिख रही थीं। उसकी बालकनी, जो हमेशा खाली रहती थी, इस समय कला के रंगों से भरी हुई थी। उन पेंटिंग्स को देखकर मन में खुशी और एक अनजाना डर दोनों साथ महसूस हो रहे थे। तभी श्लोक को कमरे से गिरने की आवाज आई। वो दौड़कर अंदर पहुंचा और देखा कि आकांक्षा कारपेट पर गिर गई है। उसने अपनी आंखें सिकोड़कर उसे देखा और सोचा, ये नीचे गिरकर भी सो रही है। उसने उसे गोद में उठाया और वापस बेड पर लिटा दिया। इसके बाद वो कपड़े बदलकर वापस आया तो देखा कि आकांक्षा फिर से बेड के किनारे आ गई है और किसी भी पल गिर सकती है। श्लोक मुस्कुराया और उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। उसे याद आया कि वो रोज इसी तरह उसकी बाहों में होती है, इसीलिए नीचे नहीं गिरती। उसने चांद की रोशनी में चमकते उसके चेहरे को देखा और कहा, अगर मैं तुम्हें पकड़कर न सोऊं तो तुम तो अपने हाथ पैर ही तोड़ लोगी। अगली सुबह जब श्लोक की नींद खुली तो आकांक्षा पास नहीं थी। बालकनी से देखा तो वो हमेशा की तरह गार्डन में योगा कर रही थी और बगल में विपिन भी था। थोड़ी देर बाद दोनों पुशअप्स करने लगे। आकांक्षा हंस हंसकर विपिन से बातें कर रही थी, जिसे देखकर श्लोक की आंखें ईर्ष्या से छोटी हो गईं। वो जल्दी से फ्रेश होकर नीचे पहुंचा। विपिन ने जैसे ही बॉस को देखा, वो सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। आकांक्षा अपनी ही धुन में थी। उसने विपिन को टोका, क्या हुआ मिस्टर हैंडसम, हार मान ली क्या?
अभी तो 100 पुशअप्स भी नहीं हुए। तभी उसकी नजर श्लोक पर पड़ी और उसका मुंह बन गया। उसने विपिन के कान में फुसफुसाकर कहा, आप अपने बॉस से इतना क्यों डरते हैं? वो तो वैसे भी बहुत बोरिंग है। श्लोक ने घूर कर उसे देखा और कहा, तुम्हें थोड़ा धीरे बोलना चाहिए। आकांक्षा ने तिरछी नजर से देखा और बोली, मैंने आपको सुनाने के लिए ही कहा था, और मुंह फुलाकर खड़ी हो गई। श्लोक ने विपिन से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम हमारी कंपनी के नए प्रोजेक्ट पर काम करो। यह सुनते ही विपिन का चेहरा उतर गया, क्योंकि उसे ऑफिस का काम पसंद नहीं था। आकांक्षा ने तुरंत विरोध किया, अगर मिस्टर हैंडसम ऑफिस जाएंगे तो मुझे ट्रेनिंग कौन देगा? श्लोक ने गुस्से में कहा, तुम हर बार मेरी बात क्यों काटती हो? आकांक्षा मुंह बनाकर घर के अंदर चली गई। श्लोक सोचने लगा कि ये आखिर इतनी गुस्से में क्यों है। वो जब कमरे में आया तो आकांक्षा वहां नहीं थी। उसे चिढ़ होने लगी। वो टॉवल लेकर बाथरूम में नहाने चला गया। शावर के नीचे खड़े होकर उसे बाथटब की तरफ कुछ हलचल महसूस हुई। उसने आंखें खोली और ग्लास डोर के पार देखा। शावर और बाथटब के बीच एक पारदर्शी दीवार थी। श्लोक ने बाथरोब पहना और जैसे ही दरवाजा हटाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अग्निहोत्री मेंशन। केशव जी और सार्थक आमने सामने बैठे थे। सार्थक ने चिढ़कर कहा, पैसे खर्च हो गए, क्या मैं थोड़े से पैसे भी नहीं रख सकता? केशव जी ने उसे घूर कर पूछा, मुझे सच बताओ कि तुमने उन पैसों का क्या किया? तभी वहां कृति आ गई और उसने बात संभाली। डैड, भाई ने वो पैसे मुझे दिए थे। दरअसल मुझसे बड़ी मां का हीरों वाला नेकलेस गुम हो गया था। कुछ चोरों ने उसे चुरा लिया था और वे उसे लौटाने के बदले पैसे मांग रहे थे। आप तो जानते हैं वो नेकलेस बड़ी मां के लिए कितना कीमती है। केशव जी ने लंबी सांस ली और अपना चेकबुक निकालकर सार्थक को दिया। लो, इसे कल अकाउंट डिपार्टमेंट में जमा करा देना। आगे से ऐसी गलती ना हो। सार्थक हैरान था कि उसके पिता के पास इतना पैसा कहां से आया। श्लोक का विला। बाथरूम में श्लोक अभी भी दरवाजे के पास खड़ा था। अंदर आकांक्षा बाथटब में लेटे लेटे सो गई थी। ढेर सारे साबुन के झाग के कारण उसका शरीर ढका हुआ था। बस उसके गुलाबी कंधे और लंबे बाल नजर आ रहे थे। श्लोक ने धीरे से कहा, मैं इसे पूरे घर में ढूंढ रहा हूं और ये यहां सो रही है। उसके मन में एक शरारत आई। वो चुपचाप आकांक्षा के साथ बाथटब में बैठ गया। नींद में आकांक्षा ने अपना सिर श्लोक के कंधे पर रख दिया। श्लोक ने धीरे से ठंडे पानी का बटन दबाया। जैसे ही ठंडक का एहसास हुआ, आकांक्षा ने आंखें खोली। उसे बगल में किसी की गर्माहट महसूस हुई। उसने सिर घुमाया और श्लोक को अपने करीब पाकर चौंक गई। डॉक्टर साहब, आप यहां क्या कर रहे हैं? उसने आंखें फाड़ कर पूछा। श्लोक ने उसके चेहरे से बाल हटाते हुए कहा, वही जो तुम कर रही हो। आकांक्षा हड़बड़ा गई। पर मैं तो नहा रही थी, बाहर जाइए। वो उसे धक्का देने लगी, पर श्लोक टस से मस नहीं हुआ। उसने आकांक्षा के कान के पास कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ज्यादा हिलना चाहिए। क्या तुमने खुद को देखा है? तभी आकांक्षा को एहसास हुआ कि उसने कुछ नहीं पहना है। हालांकि झाग ने उसे ढका हुआ था, फिर भी वो शर्म से लाल हो गई। ये गलत बात है, बाहर जाइए। श्लोक ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा और कहा, वाइफी, ये फेयर नहीं है। तुमने कहा था कि मैं बोरिंग हूं, तो अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारा हस्बैंड बिल्कुल बोरिंग नहीं है। आकांक्षा का दिल तेजी से धड़कने लगा। श्लोक ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम क्या सोच रही हो? अगर तुम्हारे ख्याल इतने वाइल्ड हैं तो मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूं। आकांक्षा का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया।
श्लोक ने उसे और ज्यादा परेशान नहीं किया और बाथटब से बाहर आ गया। उसने दूसरा बाथरोब पहना और टब के किनारे बैठ गया। आकांक्षा को लगा वो चला गया, पर श्लोक ने हाथ में शैम्पू की बोतल ली और उसके लंबे बालों को धोने लगा। वो इतने आराम से बाल सुलझा रहा था कि आकांक्षा को बहुत सुकून मिला। उसे अक्सर अपने लंबे बाल धोने में थकान होती थी, पर श्लोक के हाथों का स्पर्श उसे अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद श्लोक ने उसे एक बाथरोब पास किया और बाहर जाते हुए कहा, इसे पहनकर जल्दी बाहर आओ। तो क्या आकांक्षा श्लोक से नाराज होगी? क्या सार्थक सच में पैसे लौटा देगा या कोई नई चाल चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए लव यू माई एंजल द डेविल। हार्ट ऑफ द ओशन, भाग 49। श्लोक बाथरूम से बाहर चला गया, पर आकांक्षा को उसकी खुशबू अभी भी वहां महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद श्लोक की महक से महक रही है। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम पहनकर बाहर आ गई। श्लोक ने तब तक कपड़े बदल लिए थे। उसने आकांक्षा को ड्रेसिंग टेबल के पास बिठाया और हेयर ड्रायर से उसके बाल सुखाने लगा। आकांक्षा की नजर आईने में श्लोक के अक्स पर थी। उसने धीरे से कहा, डॉक्टर साहब। श्लोक ने बिना नजरें उठाए पूछा, क्या बात है? आकांक्षा ने अपनी नजरें झुका ली और बोली, क्या आप? इतना कहकर वो चुप हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपनी बात कैसे कहे। श्लोक ने उलझन में उसे देखा। तुमने पूरी बात नहीं कही। आकांक्षा ने मुस्कुराते हुए बात टाल दी। इतना जरूरी नहीं था। आधे घंटे बाद आकांक्षा के बाल पूरी तरह सूख चुके थे। वे इतने लंबे थे कि लगभग जमीन को छू रहे थे। श्लोक ने उन्हें देखा और मन ही मन कहा, सच में ये बहुत ज्यादा लंबे हैं, पर तुम पर बहुत सूट करते हैं। उसने आकांक्षा के सिर पर हाथ फेरा और कहा, चेंज कर लो, हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। आकांक्षा ने उसे जाते हुए देखा और खुद से पूछा, क्या आप मुझे पसंद करते हैं? वो यही पूछना चाहती थी, पर उसे डर था कि अगर श्लोक ने ना कह दिया तो वो उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ब्रेकफास्ट और रिपोर्ट। जब श्लोक नीचे आया तो विपिन और लक्ष्य बैठे थे। लक्ष्य ने मुंह बनाया, तू तो वहां से भाग गया। तेरे चक्कर में मुझे कितना सुनना पड़ा, मैं खाना भी नहीं खा पाया। श्लोक सोफे पर बैठते हुए बोला, तुझे ही अपनी बहन की ज्यादा फिक्र थी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तभी श्लोक की नजर लक्ष्य के हाथ वाली फाइल पर पड़ी। उसने गंभीरता से पूछा, रिपोर्ट आ गई? लक्ष्य ने फाइल श्लोक की तरफ बढ़ा दी। जैसे जैसे श्लोक रिपोर्ट पढ़ता गया, उसका चेहरा सख्त होता गया। उसने लक्ष्य की तरफ देखा, मतलब आज से ही शुरू करना होगा। लक्ष्य ने भारी मन से हां में सिर हिलाया। तभी चूड़ियों की खनक सुनाई दी। आकांक्षा हरे रंग का अनारकली सूट पहने नीचे आ रही थी। उसने बालों की एक साइड चोटी गूंथी थी। उसकी मांग में भरा सिंदूर और गले का छोटा सा मंगलसूत्र उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। श्लोक उसे एकटक देखता रह गया। विपिन, जिसने उसे हमेशा ट्रैक सूट में देखा था, उसे इंडियन वेयर में देखकर दंग रह गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, बॉस को कोहिनूर हीरा मिला है, तभी वे इतने पजेसिव रहते हैं। लक्ष्य ने आकांक्षा का माथा चूमते हुए कहा, मेरी प्रिंसेस तो आज बहुत खूबसूरत लग रही है। श्लोक अभी भी उसे ही देख रहा था। लक्ष्य ने उसके सामने हाथ हिलाया। ओ भाई, मेरी बहन को इतना मत घूर, नजर लग जाएगी। श्लोक ने बिना किसी भाव के लक्ष्य को देखा। उसका यही लुक सबसे डरावना होता था। लक्ष्य तुरंत खिसक कर आकांक्षा के पास बैठ गया। देख बहना, तेरा पति मुझे डरा रहा है। आकांक्षा ने श्लोक को घूरते हुए कहा, मेरे भाई को मत डराइए, जिसको देखो घूरते रहते हैं। फिर लक्ष्य से शिकायत की, भाई, मैंने कल रात इनका कितना इंतजार किया, पर ये आए ही नहीं। मैं भूखी सो गई।
भला कौन हस्बैंड अपनी वाइफ को इतने बड़े घर में अकेला छोड़कर जाता है? श्लोक ने मन में कहा, अच्छा तो मैडम इसीलिए नाराज हैं। इलाज की बात। नाश्ते के दौरान श्लोक और लक्ष्य के बीच की चुप्पी आकांक्षा ने भांप ली। उसने पूछा, क्या बात है, आप लोग इतने चुप क्यों हैं? लक्ष्य ने गहरी सांस ली। प्रिंसेस। वो रुक गया। श्लोक ने बात संभाली, तुम्हारी रिपोर्ट्स आ गई हैं। यह सुनते ही आकांक्षा के हाथ से चम्मच प्लेट में गिर गया। श्लोक ने उसका हाथ थामकर कहा, ज्यादा गंभीर बात नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो उसे लिविंग रूम में ले गया और सोफे पर बिठाकर बोला, तुम्हें 3 दिन तक हॉस्पिटल में रहना होगा। वहां तुम्हारे लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुलाए हैं। तुम्हारी बॉडी में जो ड्रग है उसका एंटीडोट मिल गया है। उन 3 दिनों में तुम्हारी बॉडी पर इसका काफी असर होगा, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। आकांक्षा की आंखों में आंसू आ गए। पर क्यों? मुझे वहां नहीं जाना। आप डॉक्टर हैं ना, तो यहीं इलाज कर दीजिए। मुझे वहां की सफेद दीवारें और दवाइयों की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है। श्लोक ने सख्त होकर कहा, तुम्हें जाना ही होगा और इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनूंगा। वो कमरे में चला गया, क्योंकि उससे आकांक्षा का रोता हुआ चेहरा देखा नहीं जा रहा था। कमरे में जाकर उसने खुद से कहा, मैं तुम्हें खो नहीं सकता आकांक्षा, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हें कितना ही दर्द क्यों न देना पड़े। हॉस्पिटल का खौफनाक मंजर। थोड़ी देर बाद श्लोक उसे जबरदस्ती गोद में उठाकर कार तक ले गया, क्योंकि आकांक्षा जाने को तैयार नहीं थी। दिल्ली के एक बड़े अस्पताल के वीआईपी रूम में उसे भर्ती किया गया। जैसे ही आकांक्षा ने अस्पताल का गाउन पहना और वो सफेद कमरा देखा, उसे अपने अतीत की यादें सताने लगीं। संजय जी उसे इसी तरह के कमरों में बंद रखते थे और बिजली के झटके देते थे। आकांक्षा कांप उठी और चिल्लाने लगी, मुझे शॉक मत लगाओ, बहुत दर्द होता है, मुझे अकेले मत छोड़ो। लक्ष्य और श्लोक उसके इस रिएक्शन से दंग रह गए। श्लोक ने उसे गले से लगा लिया, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, मैं यहीं हूं। आकांक्षा ने रोते हुए पूछा, क्या वे मुझे वापस कमरे में बंद कर देंगे? क्या वे मुझे फिर से शॉक देंगे? श्लोक का दिल टूट गया। उसने उसे चूमते हुए कहा, मैं किसी को तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगा, प्लीज मेरी बात मान जाओ। उसने उसे बेड पर लेटाया। तभी कुछ डॉक्टर एक चांदी का बॉक्स लेकर आए। उसमें से नीले रंग की एक छोटी बोतल निकली। जब डॉक्टरों ने इंजेक्शन भरना शुरू किया तो आकांक्षा डर के मारे बेड पर खड़ी हो गई। नहीं, मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी। क्या आकांक्षा इंजेक्शन लगवाने के लिए तैयार होगी? क्या श्लोक उसे उसके अतीत के डर से बाहर निकाल पाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन, द डेविल। हार्ट ऑफ द ओशन, भाग 50। श्लोक ने उसे वापस बेड पर बिठाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगा, मेरी तरफ देखो। आकांक्षा ने उसकी आंखों में देखा, जहां उसे अपने लिए सिर्फ और सिर्फ फिक्र दिखाई दे रही थी। श्लोक ने नर्स और लक्ष्य को बाहर जाने का इशारा किया और सिर्फ उस डॉक्टर को रुकने को कहा। फिर उसने आकांक्षा को धीरे से चूमना शुरू कर दिया। आकांक्षा ने हैरानी में पहले अपनी आंखें बड़ी की, फिर उस नरम एहसास में अपनी आंखें मूंद ली। उसकी आंखों से आंसू की 2 बूंदें श्लोक के चेहरे पर गिर गईं। श्लोक ने अपनी 2 उंगलियों से डॉक्टर को इशारा किया। डॉक्टर ने धीरे से आकांक्षा का हाथ पकड़ा और इंजेक्शन लगाने लगा। जैसे ही सुई ने उसकी त्वचा को छुआ, श्लोक ने उसे और भी गहराई से चूमना शुरू कर दिया, ताकि उसका ध्यान भटक जाए। थोड़ी देर बाद जब उसे महसूस हुआ कि आकांक्षा शांत हो गई है, तो वो धीरे से अलग हुआ और उसे बेड पर लिटाकर उसका सिर सहलाने लगा।
उसने बिना पीछे मुड़े डॉक्टर से पूछा, इससे ज्यादा दर्द तो नहीं होगा? डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, हमें इसकी सारी सीरीज पूरी करनी होगी। इन्हें हर 6 घंटे में 1 इंजेक्शन लगेगा। इनकी बॉडी में मिला ड्रग कोई मामूली नहीं है। हमें इसका एंटीडोट भी बहुत मुश्किल से मिला है। अगले 3 दिनों तक इनका शरीर काफी दर्द करेगा। बॉडी से टॉक्सिन्स निकलने के दौरान एंटीडोट अपना काम करेगा, जिससे उन्हें काफी परेशानी होगी। श्लोक ने आकांक्षा के सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। नर्स ने आकर आकांक्षा को सलाइन चढ़ा दी। वो बेजान सी बेड पर पड़ी थी। तभी लक्ष्य अंदर आया। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। उसने आकांक्षा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, सब ठीक हो जाएगा प्रिंसेस, बस थोड़ा सा इंतजार और। फिर उसने श्लोक से कहा, तू ऑफिस चला जा, मैं यहां हूं। श्लोक ने सपाट लहजे में कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं रुकूंगा। तभी देव अंदर आया। उसके हाथ में 2 बैग थे। उसने कहा, सर आपका सारा सामान मैं यहां ले आया हूं। आप अपना सारा काम यहीं से कर सकते हैं। ऑफिस की मीटिंग्स मैं संभाल लूंगी। लक्ष्य हैरान था कि श्लोक 3 दिनों तक हॉस्पिटल से ही काम करेगा। उसने श्लोक को चेतावनी दी, देख, ये खतरनाक हो सकता है। श्लोक ने सोफे पर बैठते हुए कहा, फर्क नहीं पड़ता। जब बात आकांक्षा की हो तो किसी और चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। दर्द और अतीत की कड़वाहट। शाम को जब आकांक्षा की नींद खुली तो उसे शरीर में असहनीय दर्द हो रहा था। उसे लगा जैसे उसकी सारी हड्डियां टूट चुकी हों। उसने पास रखे पानी के गिलास को उठाने की कोशिश की, पर वह गिरकर टूट गया। श्लोक तुरंत उसके पास पहुंचा। बताओ क्या चाहिए? आकांक्षा ने धीरे से कहा, पानी पीना है। श्लोक ने उसे गुनगुना पानी पिलाया। आकांक्षा ने श्लोक का हाथ कसकर पकड़ लिया और मासूमियत से पूछा, डॉक्टर साहब, बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? श्लोक का दिल डूबने लगा। उसने उसके गाल पर हाथ रखा और कहा, तुम स्ट्रांग हो ना, सब ठीक हो जाएगा। आकांक्षा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे यहां नहीं रहना, यहां लोगों को परेशान किया जाता है। श्लोक को उसके आंसू अपनी शर्ट पर महसूस हो रहे थे। आकांक्षा ने सिसकते हुए आगे कहा, वहां एक बड़ी सी चेयर होती थी और एक छोटा सा बेड। कभी उस बेड पर बांधकर तो कभी चेयर पर बांधकर एक अजीब सी मशीन से शॉक दिया जाता था, फिर उसी सफेद कमरे में बंद कर देते थे। मुझे बहुत डर लगता है, प्लीज चलो यहां से। श्लोक ने उसे कसकर गले लगा लिया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मुझ पर विश्वास है ना? आकांक्षा ने पूछा, वे फिर से शॉक तो नहीं लगाएंगे ना? श्लोक ने कुछ नहीं कहा, बस उसे खुद में समेट लिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर फिर से इंजेक्शन लेकर आया। उसे देखते ही आकांक्षा गुस्से में चिल्लाई, मैंने कह दिया, मैं कोई इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी, चले जाइए यहां से। श्लोक ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसका मन बहलाने के लिए पूछा, तुम्हें पता है मेरे घर पर कौन कौन है? आकांक्षा ने उत्सुकता से देखा। श्लोक ने बताना शुरू किया, मेरे घर मेरी मां है, बड़ी अम्मा, चाचा चाची और उनके बच्चे हैं। हम सब एक दिन उनसे मिलने चलेंगे। बातों बातों में श्लोक ने डॉक्टर को इशारा कर दिया और उसने इंजेक्शन लगा दिया। आकांक्षा बातें करते करते फिर से सो गई। डॉक्टर ने श्लोक से कहा, आप सच में अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं। श्लोक सोच में पड़ गया। हॉस्पिटल की छत पर श्लोक गुस्से में सामान फेंक रहा था। लक्ष्य ऊपर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गया। श्लोक की आंखें पूरी तरह लाल थीं। लक्ष्य ने पूछा, क्या हुआ? क्या आकांक्षा ठीक नहीं है? श्लोक ने दहाड़ते हुए कहा, लक्ष्य, मुझे उन लोगों के नाम बता जिन्होंने आकांक्षा को वो शॉक दिए हैं। मैं उन्हें मार डालूंगा।
तू नहीं जानता, जब उसे इंजेक्शन लगता है तो मुझे कितना दर्द होता है। श्लोक ने रुककर पूछा, लक्ष्य, मैं उसके लिए क्या महसूस करता हूं? वो मेरे लिए इतनी जरूरी क्यों है? क्यों उसकी मुस्कुराहट मेरे दिल को सुकून देती है? लक्ष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तू सच में नहीं जानता ये क्या है? श्लोक, दैट यू लव हर। तू उससे प्यार करता है। श्लोक बुदबुदाया, प्यार? फिर वो उदास होकर बोला, अगर ये प्यार है तो क्या वो भी मुझसे प्यार करेगी? मेरे किए के बाद क्या वो मुझे माफ कर पाएगी? लक्ष्य ने कहा, उसकी आंखों में देख, तुझे तेरे सारे जवाब मिल जाएंगे। क्या श्लोक अपने जज्बातों को आकांक्षा के सामने स्वीकार कर पाएगा? क्या आकांक्षा का ट्रीटमेंट बिना किसी बाधा के पूरा होगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन, द डेविल।